दोस्तों नमस्कार। मैं ओम पांडे मंत्राज स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं शॉर्ट रिवीजन भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास का शॉर्ट रिवीजन। इसमें इतिहास क्या है? इतिहास शब्द इति, ह और आस इन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है यह निश्चय था, यानी ऐसा ही हुआ है। इंग्लिश में इसको हिस्ट्री कहा जाता है और हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोट्स ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया, इसलिए हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। दोस्तों अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इतिहास को 3 भागों में बांटते: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो 2 प्रकार के स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, 2 प्रकार का साहित्य आता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, और गैर ब्राह्मण में जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ आदि। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जीवनी हैं, यात्रा वृत्तांत हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला आदि आते हैं। दोस्तों हम देखते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहला स्रोत है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य जो है ये प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आते हैं वेद। वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इनमें सबसे प्राचीनतम वेद जो है हमारा ऋग्वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आदियों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद के बाद फिर जो साहित्य आता है उसको हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की व्याख्या के लिए, वेदों की सरल व्याख्या के लिए, गद्य में सरल व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का जो है रचना की गई। ब्राह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर आता है आरण्यक। आरण्यक ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। ये जंगल में पढ़े और लिखे जाते थे, इसलिए इनको आरण्यक कहा गया है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। फिर आते हैं उपनिषद। उप मीन्स पास में, नि मीन्स बैठकर। पास में निष्ठापूर्वक बैठकर पास में गुरु के पास जो शिष्यों ने ज्ञान प्राप्त किया उसको उपनिषद कहा गया। ये वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीन दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और उपनिषदों की संख्या है 108। दोस्तों जो वेदांग हैं वो 6 हैं। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये हमारे 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य जो है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का निर्माण हुआ। ये कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। ये सूत्र जो हैं स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, 3 प्रकार के सूत्र हैं। इसमें स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम है, ग्रह सूत्र में लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। धर्म सूत्र में ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ जो हैं वो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि ये मुख्य स्मृति ग्रंथ हैं। मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार जो है मेधातिथि, गोविंदराज भररुचि, कुल्लूक भट्ट, इन्होंने मनुस्मृति पर अपनी टीका लिखी। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क हैं। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ है। फिर आता है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में भविष्य काल शैली में
कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है महाकाव्य। महाकाव्य हमारे यहाँ मुख्य धार्मिक महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रामायण की रचना वही लिखा है, रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा और महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा की गई। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसको सत्र शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। और महाकाव्यों में प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। ब्राह्मणेतर साहित्य, इसमें आता है हमारा बौद्ध साहित्य, इसमें हमारा आता है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं हैं और ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। दीपवंश और महावंश मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। संस्कृत में महावस्तु और ललित विस्तार ये बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। फिर आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र के नाम से ज्ञात होता है और कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है और सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6वीं सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फिर आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जिसमें विदेशी विवरण और जीवनियों को भी रखा जा सकता है। इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इसके अलावा विशाख दत्त का मुद्राराक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कल्हण द्वारा राज तरंगिणी की रचना जो है 11वीं शताब्दी में की गई, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। फिर हम देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्री आए हैं, यूनानी रोमन लेखक, उन्होंने भी भारत का वर्णन किया है। हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका, इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकाल में सिकंदर के साथ जो आए थे निर्याकस, आनासिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, ये जो सिकंदर के समकालीन इतिहासकार थे, उन्होंने भी विवरण दिया है। सिकंदर के बाद भारत के लेखकों में 3 राजदूत, सिकंदर के बाद लेखकों में 3 राजदूत हैं, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन किया। डायमेकस सीरिया का राजा एंटिओकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फिर है डायोनिसियस। डायोनिसियस जो है फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलेमी ने 2वीं शताब्दी में ज्योग्राफी नाम से पुस्तक लिखी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी और इस नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों तथा भारतीय पशुओं का उल्लेख किया है। पेरिप्लस ऑफ द एर्थनियन सी एक ऐसी पुस्तक है जिसके लेखक का नाम जो है ज्ञात नहीं है, जिसमें हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और उसने बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। फिर हम बात करते हैं चीनी लेखकों की। चीनी लेखकों में फाह्यान, ये 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। इसने तत्कालीन भारत में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। दूसरा यात्री आया ह्वेनसांग, ये 7वीं शताब्दी में हर्ष के समय में आया था। 16 वर्षों तक भारत में रहा, 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और सी यू की नाम से अपनी पुस्तक लिखी। इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फिर नंबर आता है इत्सिंग का। 7वीं सदी के अंत में भारत में आया। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में इसने लिखा है। फिर अगला है मतवालिन, ये हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा
चाउ जुकुआ ने चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये चीनी यात्री है सुंगयुन, ये 518 में भारत आया था। अब आते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक भारत में महमूद गजनवी के साथ आए। अलवरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद नाम से ग्रंथ लिखा। राजपूत कालीन समाज, धार्मिक रीति रिवाज आदि का विस्तार से वर्णन किया। अलबरूनी जो था ज्योतिष, गणित, विज्ञान और अरबी फारसी संस्कृति का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत में आने वाले यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों की तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा का वर्णन किया। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी दी। अन्य जो लेखक हैं उसमें है इब्न बतूता, अरबी भाषा में उसने अपना ग्रंथ लिखा रहला। 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। तारानाथ ही एक तिब्बती लेखक हैं। इन्होंने कंगियोर और तंगियोर नाम से ग्रंथों की रचना की है। फिर मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? इसके अंतर्गत जो है हमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि मिलती हैं। अभिलेख क्या हैं? सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर से बोगजकोई नामक स्थान से मिला है, जो लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। बोगजकोई अभिलेख में वर्णन है इंद्रमित्र और वरुण देवताओं का। इंद्रमित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का। ये वैदिक देवता हैं और इसमें 2 जनजातियों का वर्णन है, हित्ती और मतनी, जो आपस में लड़ती थीं। इन्होंने जो है आपस में सुलह समझौता की और इन देवताओं की कसम खाई कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे, तो उसका ये वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये भारत में प्राचीनतम अभिलेख जो हैं वो अशोक के हैं, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के। उसमें मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उड़ेगोलम, इसमें अशोक के नाम का उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस, इसने वेश नगर यानी विदिशा मध्य प्रदेश में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी और उस पर अपना लेख लिखवाया। ये भारत में भागवत धर्म से संबंधित होने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। मंदसौर अभिलेख में जो है रेशम बुनकरों की श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेख को पढ़ा। अभिलेखों को अध्ययन करने की जो विधि है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 5210 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। सिक्के जो हैं, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। प्राचीन काल में तांबा, चांदी, सोना, सीसा आदि धातु के सिक्के बनाए जाते थे और जो सिक्के होते थे उनको आहा सिक्का कहा जाता था, क्योंकि इनको ठप्पा मार के बनाया जाता था। नेक्स्ट, सातवाहनों ने जो है शीशे के और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के जो हैं हिंद यवनों ने इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए। फिर आता है स्मरणीय लेख जो हैं, ये हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग राजा खारवेल का। जूनागढ़ गिरनार में जो है रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री का है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का। मंदसौर अभिलेख मालवा यशोवर्मन का। यहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार भोज और भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त के हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन का है। इसमें मूर्तियाँ, स्मारक और भवन तथा चित्रकला। भरभूत, बोधगया और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। महलों में मंदिरों की शैली में से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अजंता एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। अब हम देखते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। और फिर ऐतिहासिक काल ये आधुनिक काल है जिसको लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उनको पढ़ा भी गया है।
देखने दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसमें वही लिखा है, इतिहास का पूर्णतः पुरातत्वों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और जो भी साक्ष्य मिले हैं वो हमें जो मिले हैं वो आद्य ऐतिहासिक काल के हैं, जिनको पढ़ा नहीं जा सका है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें भीमबेटका पुरापाषाण काल से संबंधित है। पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा आग का प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। मीहरगढ़ खेती के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य। पशुपालन मध्यपाषाण काल में प्रारंभ हुआ, और इसके साक्ष्य आदमगढ़ बागोर से मिले हैं। मध्यपाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ का जो है, यहाँ से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मानव कंकाल के साथ कुत्ते को जो दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है वो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से मिला है, और यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता आती है, और हमारा वैदिक सभ्यता भी आती है। लेखन कला का विकास तो हुआ था, किंतु इसको पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई, या आंशिक रूप से। इसमें गैरिक जो है लोहित मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं, ये इस काल से संबंधित हैं। ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी के लिए जो है पुरातात्विक तथा विदेशी पर्यटकों के पर्याप्त वर्णन मिला है, तो ये ऐतिहासिक काल है जिसको हम पढ़ लिए हैं। फिर आता है ताम्रपाषाण काल। इसमें मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों के साथ साथ प्रयोग किया। ताम्रपाषाणिक काल इसीलिए इसको कहा गया। सर्वप्रथम जो धातु प्रयोग की थी मानव ने वो तांबा था, और इसका प्रयोग जो है औजार बनाने में किया था। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी आहाड़ और गिलुंद। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहाड़ और गिलुंद आते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी मालवा, कायथा और एरण। पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्ट माने जाते हैं। कौन से? मालवा वाले, ये उत्कृष्टतम माने जाते हैं। जोरबे का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद है। आहाड़ का प्राचीनतम नाम ताम्रवती है, जहाँ इसका मतलब है जहाँ पर तांबा मिलता हो। कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सभी ताम्रपाषाण समुदायों चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ये मानव द्वारा क्रमशः तांबा और कांसा लोहा धातुओं का प्रयोग किया गया। पहले तांबे का, फिर कांसे का, और उसके बाद में लोहे का। अब हम आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता पर। सिंध सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंध सभ्यता का जो चरम काल रहा 2600 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। चित्रित लाल मृदभांड इसकी विशेषता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है सर्वाधिक पूर्वी स्थल हिंडा नदी के किनारे आलमगीरपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी स्थल दास नदी के किनारे सुतगागेंड और बलूचिस्तान में है। उत्तरी चेनाब के तट पर मांडा है जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा आदि बड़े नगर भी मिले हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थलों का खनन गुजरात में किया गया। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। लोथल से एक गौदीवाड़ा मिला है। हरियाणा के वनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई ईंटें मिली हैं, और पक्की हुई मिट्टी से बना हुआ एक हल भी मिला है। दोस्तों, सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ से लोहे के परिचय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई एक मोहर पर मिला है, जिसमें योगी की आकृति बनी हुई है।
उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी है तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। मार्शल महोदय द्वारा इन्हें रुद्र शिव बताया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो निदेशक थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम सर्वेक्षण करवाया था। 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो टीले का पता लगाया। मोहनजोदाड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। दोस्तों, देखते हैं हम आगे। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ये मोहर पर अंकित है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक संगी पशु का है और दूसरे नंबर पर कुबड़ वाले बैल का। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जिसका आकार 10.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर है। दोस्तों, जो वृत्ताकार ईंटें हैं वो हमें चन्हूदड़ो से मिली हैं। लोथल कालीबंगा से अग्निकुंड मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई 11.88, चौड़ाई 7.01 और गहराई 2.43 मीटर है। लोथल और चन्हूदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिला है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक है। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के लिए जो है ग्रिड पद्धति अपनाई थी। खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। रंगपुर और लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता वासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मातृ देवी, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु काल से मिले हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। स्त्री की मरण मृत्युओं की संज्ञा के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संध्या समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था। कालीबंगा हड़प्पा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसके दोनों टीले पर रक्षा प्राचीर से गिरे हुए थे। सबों को जलाने व गाड़ने की प्रथाएं प्रचलित थीं। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण और मानने वाले विद्वान जो हैं उनके बारे में देखते हैं। ऑर्ले स्टाइन जो है वो मानते हैं जलवायु परिवर्तन पतन का कारण था। यमार साहनी जो है वो मानते हैं भूतात्विक परिवर्तन था। कैनेडी मानते हैं प्राकृतिक आपदा। मैके और मार्शल बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता नष्ट होने के कारण मानते हैं। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर जो है आर्यों का आक्रमण मानते हैं। और जॉन मार्शल का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर रोपड़, सतलज नदी के किनारे पर लोथल, भगवा नदी के किनारे पर सुतकाकोह, सादीकौर नदी के किनारे पर रंगपुर, भादर नदी के किनारे कुणाल, सरस्वती नदी के किनारे वनावली, सरस्वती भगवानपुरा, सरस्वती आमरी, सिंधु नदी मोहनजोदड़ो, सिंध कालीबंगा, घग्गर, कागेंडोर, दास नदी आलमगीरपुर, हिंडन नदी कोड़दीजी, सिंधु नदी चन्हूदड़ो, सिंधु नदी मांडा, चेनाब, दैमाबाद, प्रवरा नदी राखीगढ़ी, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था। किस स्थल से कौन सी धातुएं प्राप्त होती थीं। ये तांबा जो है ये राजस्थान, खेतरी और बलूचिस्तान से मिलता था। लाजवर्द बदख्शां यानी अफगानिस्तान से, फिरोजा और टीन ईरान से, चांदी अफगानिस्तान की जाबर और अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से मंगाया जाता था। सीसा अफगानिस्तान, शिलाजीत हिमालय, गोमेद गुजरात से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति जो है सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ और इसको 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल के मानने वालों को आर्य कहा जाता था और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और आर्य जो संस्कृत थी वो ग्रामीण संस्कृत थी, इनकी भाषा संस्कृत थी और इन्होंने जो वेदों को रचा है उनको संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। और वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल में मिलता है, जिसमें पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें शूद्र शब्द मिलता है। चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा या देवताओं की स्तुति में रचा गया है। यजुर्वेद में कर्मकांड हैं और सामवेद संगीत का वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,522 ऋचाएँ हैं। पहला एवं 10वां मंडल नवीनतम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता जो हैं वो हैं हमारे विश्वामित्र ऋषि जी, और इन्होंने ही तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो इसका मतलब है गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र जी हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें जो हैं ईरानी ग्रंथ, पारसी ग्रंथ, जैन अवेस्ता से मिलती हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त जो लिखे गए हैं किसी सिंगल देवता के लिए, तो 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं और 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है और ये केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद कहलाता है, जिसका संबंध है याज्ञिक अनुष्ठानों से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से। सामवेद में 1875 छंद हैं, जिसमें 75 नए हैं, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 छोड़ करके शेष ऋग्वेद से कॉपी पेस्ट किए गए हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ। सामवेद की जो 3 शाखाएं हैं, मुख्य जो शाखाएं वो कौथुम, रामायणी और जैमिनी हैं। अथर्ववेद में 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में जानकारी मिलती है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी कुल, ग्राम, 20 जन। गांव के मुखिया को, कुल के मुखिया को कुलप, गांव के मुखिया को ग्रामणी, जन के मुखिया को जनपति और विश्व के मुखिया को विश्वपति या राजन कहा जाता था। वैदिक काल में पुरोहित तथा सेनानी मुख्य पदाधिकारी होते थे। 12 रत्न होते थे, सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, छत्री, संग्रहीता, भागदूत, अच्छबाप, पालागल और गोपीकर्ता। राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो राजा इन रत्न के घर जाया करता था। इसका मतलब रत्न राज्याभिषेक से संबंधित होते थे। ब्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी जो लूट के माल का बंटवारा करती थी और न्याय करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा वृद्ध या श्रेष्ठ जनों की थी और अभिजात लोग इसमें शामिल होते थे। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, जिसमें सामान्य जनता भी भाग लेती थी। तो कह सकते हैं समिति जो है थी वो लोकसभा थी और ये जो हमारी सभा थी वो राज्यसभा थी। समिति के पास राजा की नियुक्ति पदच्युत करने का भी अधिकार था। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थीं। दशहरा के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है, जिसमें रावी नदी किनारे पर लड़ा गया था सुदास और 10 जनों के बीच, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है, इसमें उल्लेख किया गया है। कठोपनिषद में उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबाली और कैके के राजा अश्वपति का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो नदी आई है वो है सिंधु नदी। सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन हुआ है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। इसको नदी तमा, माते तमा, देवी तमा कहा गया। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आया। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जावालोपनिषद में 4 आश्रमों का, यानी जावालोपनिषद है जिसमें 4 आश्रमों का वर्णन है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता है। बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना गया है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां मिलती हैं जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा।
अब हम देखते हैं शब्दावलियाँ। वैदिक युग में शब्दावली आघन्या, इन्हीं वध न करने योग्य, जिसको गाय कहा जाता है। उर्वरा जितने हुए खेत हैं। लांगल हल को कहा जाता है। वृक बैल हैं। यव जौ हैं। गोधूम गेहूँ है। हिरण्य या सुवर्ण सोना है। करीस गोबर की खाद है। वेकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग है। तंदुल धान है। और व्रीहि चावल। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं जो लोपामुद्रा है वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। मुखिया पिता होता था, जिसको कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई के साथ जो है संयोग करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी, और इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। विवाह कर सकती थी उसको नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन विवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। पशुपालन एवं कृषि कार्यों का प्रमुख व्यवसाय होता था। आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा था, और सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, और प्रयोग की जाने वाली धातु श्यामयस अथवा कृष्णयस की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। व्यापार को पणि कहा जाता था। अग्नि की पूजा मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में होती थी। अग्नि को माना जाता था कि ये हव्य लेकर के देवताओं तक पहुंचाते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और जमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी नाव बताया गया है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्कों को निष्क कहा जाता था। जो पहले निष्क आभूषण होता था वो उत्तर वैदिक काल में चल करके एक सिक्का बन गया था। वैदिक कालीन संहिताएं जो हैं उनके बारे में देखते हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरीय और कौशितकी, ऐतरीय कौशितकी अरण्यक भी हैं, और उपनिषद भी ऐतरीय कौशितकी हैं। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य और जैमिनीय हैं, जो इनके अरण्यक हैं जैमिनीय और छंदोग्य हैं, और उपनिषद छंदोग्य और जैमिनीय हैं। यजुर्वेद में तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण हैं। तैतरीय शतपथ अरण्यक भी हैं। बृहदारण्यक और कठ ये उपनिषद हैं। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण है, इसका कोई अरण्यक नहीं है। मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद 2 उपनिषद हैं इसके। पुरुष में यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में होता है। गोत्र शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अरण्यानी कहा गया। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ देखते हैं। जो प्राचीन नाम है क्रम का वर्तमान नाम कुर्रम है। वितस्ता का झेलम, परुष्णी का राबी, विपाशा का व्यास, दृषद्वती का घग्गर, सुबास्तु का स्वात, कुभा का काबुल, अस्किनी का चिनाव, सप्तुद्री का सतलज, सदानीरा का गंडक और गोमती का गोमल आधुनिक नाम है। इसके बाद में देवताओं के बारे में देखते हैं। कौन देवता किससे संबंधित है। जो देवता इंद्र हैं वो युद्ध और वर्षा से संबंधित है। अग्नि देवता मनुष्य के और देवताओं के बीच में मध्यस्थ हैं। वरुण देवता आकाश, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, ये वरुण हैं। देव आकाश के देवता हैं। सोम वनस्पति के देवता हैं। उषा प्रगति और उत्थान की देवी हैं। आश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूषण पशुओं के देवता हैं। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता है। मरुत आंधी तूफान के देवता हैं। रुद्र आश्री शक्तियों का दमन करने वाले देवता हैं। दोस्तों आज यहीं तक, और कल हम आगे देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे साथ बने रहिए, और इस रिवीजन को पूरा लाभ लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।